हेलो एवरीवन, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। जहाँ पे हमको जो सवाल आएंगे वो ऐसे आएंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो उसके कंटेक्स्ट में पूछ लेंगे। अभी नेपाल के अंदर हमने देखा जेनजी रेवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में पूछ लेंगे। बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन था और कू हो गया, उसके बारे में पूछ लेंगे। म्यांमार में तो जनता जनता गवर्नमेंट है ना, मिलिट्री कू हो ही रखा है, तो उसके ऊपर सवाल आ जाएगा। श्रीलंकन क्राइसिस थी तो उसके बारे में आ सकती है कि इंडिया का क्या रोल था। भाई ये तो सवाल आया है। आप देख रहे हो कि हमारे नेबरहुड से सवाल पक्का आता है। मैंने तो भाई ये भी देखा है कि कभी कभी 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन हैव कम फ्रॉम द नेबरहुड। अब जब आप ऐसे पढ़ते हो तो भाई इतनी सारी पीडीएफ्स पढ़ोगे, है ना, इतनी सारी पीडीएफ्स अगर आप पढ़ोगे तो भाई दिमाग नहीं खराब हो जाएगा। ये देखो, देखो, यहाँ से इंडिया अफ्रीका, इंडिया ऑस्ट्रिया, इंडिया सेंट्रल एशिया, इंडिया इसराइल, इंडिया ईरान, इंडिया मालदीव, इंडिया श्रीलंका, इंडिया भूटान, इंडिया वेस्ट एशिया, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, कहाँ तक बंदा पढ़ता जाएगा। जब ऐसा होता है तो बंदा क्या बोलता है, भाई मैं एक फ्रेमवर्क बना लेता हूँ और उस फ्रेमवर्क के थ्रू मैं पढ़ूंगा। और वो फ्रेमवर्क आपके लिए क्या है, मेडिक शेड। किसी भी कंट्री के बारे में वो पूछते हैं, आप मेडिक शेड लगाओ। जैसे कि अभी तक हमने इंडिया रशिया कुछ नहीं पढ़ा, हमें कुछ नहीं आता। लेकिन भाई क्योंकि हम यूपीएससी एस्पिरेंट है, थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही हैं। अगर मैं बात करूं मिलिट्री कोऑपरेशन की, है ना, अगर मैं बात करूं मिलिट्री कोऑपरेशन की, तो हमने क्या देखा है। हमने देखा है कि इंदिरा करके एक एक्सरसाइज हुई थी, इंदिरा 2025। ये इंडिया और रशिया के बीच में हुई। अगर मैं बात करूं ट्रेड की, तो हमने देखा कि भाई अमेरिका ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे, क्योंकि हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो इसलिए ट्रेड में हम कहेंगे कि उसके अंदर जो मतलब रशिया जो होता है उससे हम हमारी थोड़ी सी एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, है ना, एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो हमने देखा कि हम साथ में मिलके ब्रह्मोस बना रहे, है ना, ब्रह्मोस तो बना ही रहे, ब्रह्मोस मिसाइल। इसी के साथ साथ AK-203 भी हम बना रहे। रशिया ने प्रपोज करा है इंडिया को कि वो साथ में मिलके फाइटर पायलट भी बना सकते हैं इंडिया के अंदर, रिसेंटली अभी अभी हुआ। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट एंड एड की, तो हम कहेंगे कि रशिया ने इनिशियली इंडिया के अंदर बहुत सारे आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो थे, राइट, जो कि जिनका नाम मुझे ऑफ कोर्स याद नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। तो रशिया ने आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो थे उसको सेटअप करने में इंडिया की हेल्प करी। और क्या किया रशिया ने, हम कहेंगे कि 1971 की जो वॉर लेगेसी है वो तो है ही हमारी। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की, तो हम रशिया को कहाँ मिलते हैं, ब्रिक्स में मिल जाते हैं, है ना। वी मीट रशिया इन द ब्रिक्स। ऐसे करके आपको लिखना है। और इसी के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ब्रिक्स करेंसी आ सके, है ना। ब्रिक्स करेंसी को मल कर रहे हैं, और जिसके अंदर इंडिया, चाइना एंड रशिया जो होंगे वो मेजर मेजर मूवर्स होंगे, कि मतलब जब तक ये लोग नहीं मानेंगे तब तक ब्रिक्स करेंसी नहीं आ पाएगी। इसी के साथ साथ हमने देखा कि व्लादिवोस्टॉक चेन्नई का एक नया ट्रेड राउट खोला हुआ है ना। कल्चरल का हम कहेंगे कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम तो होता ही है। बॉलीवुड जो है, रशिया के जो जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो तो देखती है। फॉर एग्जांपल राज कपूर जो है वो बहुत फेमस थे, है ना। राज कपूर बहुत फेमस थे। और यहाँ पे रशिया के अंदर इंडियन लेदर की काफ़ी डिमांड है। ऐसे करके मैं लिखूंगा, है ना। तो ऐसे करके वी कैन राइट कि पीपल टू पीपल टाइज जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है इन इन रशिया। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, व्हाट व्हाट वी कैन राइट इन सिक्योरिटी, तो हम कहेंगे कि हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स तो बैठे हुए हैं रशिया के साथ, है ना। ऐसे करके आप लिख सकते हो। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट रिलेशन की, तो हम कहेंगे कि जैसे यूनाइटेड नेशन यूएनईपी है ना। यूएनईपी में के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के नीचे इंडिया और रशिया कोऑर्डिनेट करते हैं। मुझे स्पेसिफिक नहीं आता, मैं जनरल लिखने लग जाऊंगा। आप देख रहे हो कितने सारे पॉइंट मिल गए। मेरे को सब आता है। दिक्कत क्या है, मेरे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है निकालने के लिए। जब आप ऐसे लिखोगे तो भाई नंबर क्यों नहीं मिलेंगे, है ना। तो ऐसे करके मेडिक शेड के थ्रू हम पढ़ेंगे। अब आप कहोगे भाई तो फिर ये सेशन मैं क्यों देखूं। कुछ नहीं, आपको ये सेशन क्यों देखना है, जैसे मान लीजिए कि अब मैं अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। ये देखो, शायद इंडिया पाकिस्तान होगा। भाई बड़ा वाला बहुत लंबा टॉपिक है ये। जैसे ये इंडिया पाकिस्तान का टॉपिक है ना। इंडिया पाकिस्तान के इस टॉपिक में तुझे ना मेरे साथ बैठ के बस इश्यूज देखने हैं। ठीक है। बाकी सब अपने आप होता जाएगा। मेडिक शेड ये सब हम करंट अफेयर में अपनी बुद्धि से लगाते ही रहते हैं। तुझे मेरे साथ बैठ के इश्यूज देखने हैं और कुछ पास्ट के हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए हैं उनको देखना है। ये दो चीज़ों के लिए तुझे ये कोर्स करना है इंटरनेशनल रिलेशन का। ये एक बार किया जाता है, फिर उसके बाद रिवाइज भी करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए आइए देखते हैं, चैप्टर 1 शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव टू सी हियर। तो यहाँ पे लिखा है कि इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। तो यहाँ पे लिखा है कि इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज
प्ले अ पिविटल रोल इन शेपिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। ठीक है, अभी हम हमारे नेबरहुड में, ठीक है, नेबरहुड मतलब हमारे आसपास का, इंडिया और उसके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं। कुछ समय के बाद इंडिया रशिया भी कर लेंगे, है ना। मैंने रशिया कर दिया क्योंकि दिमाग में रशिया पहले आ गया। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि हम हमारे नेबर्स के साथ एक शेयर्ड हिस्ट्री है, हमारी कल्चर है, इकोनॉमिक टाइज है, एंड इंडिया एम्स टू प्रमोट पीस, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल ग्रोथ। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी थी वो इवॉल्व कैसे हुई, वो कैसे आई जैसी आज है। तो ये कहते हैं कि ब्रिटिश के समय पे कैसी पॉलिसीज थी। तो ब्रिटिश के समय पे ये कहते थे कि नेपाल और अफगानिस्तान जैसे नेबर्स जो हैं वो ये बफर स्टेट है। नेपाल जो है वो चाइना के एडवांस से बचाएगी और अफगानिस्तान जो है वो रशिया के एडवांस से बचाएगी। इन द सेम वे ब्रिटिशर्स ने वेस्ट एशिया जो आज का मिडल ईस्ट है वहाँ पे भी अपना एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंस रखा। क्यों? क्योंकि नेपोलियन जो था वो कहता था कि मैं इंडिया को इन्वेड करूंगा और उसे फ्रेंच कॉलोनी बनाऊंगा, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि सीन क्या चल रहा है, कि बेसिकली आपको लिखना है ब्रिटिश पॉलिसी कैसी थी। उन्होंने यहाँ पे दुरंत लाइन खींच दी ताकि यहाँ से रशिया ना आ सके। एंग्लो नेपाल ट्रीटी कर ली ताकि यहाँ से चाइना ना आ सके। और जो मिडल ईस्ट आज का दुबई, सऊदी अरेबिया था, वहाँ पे ब्रिटिश ने अपनी अपनी पोस्ट बनाई ताकि वो फ्रेंच एक्सपेंशन को यहाँ पे रोक सके। जैसे आपको याद होगा नेपोलियन ने इजिप्ट पे हमला किया था। अब आप कहोगे नेपोलियन ने इजिप्ट पे हमला क्यों किया? बिकॉज ही वांटेड टू कॉन्कर इजिप्ट एंड देन यूज इजिप्ट एज अ बेस टू एनेक्स इंडिया, और है ना ऐसे करके। तो ये चीज़ों के लिए ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में है ब्रिटिश पॉलिसी कैसी थी? ब्रिटिश पॉलिसी थी कि इंडिया के चारों तरफ बफर स्टेट बनाओ। जैसे इस तरफ क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, इस तरफ नेपाल है, इस तरफ अफगानिस्तान है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रिटिश नेवी खड़ी होगी। चलिए बढ़िया, ये हमको समझ में आया। इसके बाद आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी थोड़े आइडियलिज्म में बिलीव करते थे। नेहरू जी ये कहते थे कि हमारे जो नेबर है ना, वो हमारे ही भाई हैं। तो नेहरू जी की पॉलिसी कैसी होगी? एक मतलब फैमिली अप्रोच होगी। यहाँ पे देखो, द नेहरूवियन फैमिली अप्रोच, कि हमारे नेबर और हम परिवार हैं। ठीक है, एम्फेसाइज यूनिटी अमंग द नेशंस, फोकसिंग मेनली ऑन सिक्योरिटी ड्यू टू ब्रिटिश लेगेसी, विद लेस एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे नेहरू जी कहते थे कि हमारे नेबर और हम एक परिवार की तरह रहेंगे। ठीक है, और ये कहते थे कि हम क्या करेंगे, हम यूनिटी एक साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब गुलाम थे, हम सब क्या थे, कॉलोनीज थी, और अब हम आपस में लड़ेंगे नहीं। अब हमको यहाँ से एडवांस होना है, हमें आगे बढ़ना है। तो नेहरू जी क्या करेंगे? नेहरू जी बोलेंगे कि हमको पॉलिसी फॉलो करनी है किसकी? नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, कि हम किसी के साथ अलाइंड नहीं है, कि हम किसी के साथ भी अलाइंड नहीं है। हम कैसे हैं? हम इंडिपेंडेंट हैं। तो नेहरू जी की जो नेबरहुड पॉलिसी थी उसको समझने के लिए एक पंचशील करके है। ठीक है, पंचशील, पंचशील, पंचशील प्रिंसिपल्स है नेहरू जी के। नेहरू जी कहते थे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर होनी चाहिए, और रिस्पेक्ट करनी है इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। तो पहला क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। पहला। दूसरा क्या है? म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, की मतलब हम पाकिस्तान के मैटर में नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान हमारे मैटर में नहीं बोलेगा। हम चाइना के मैटर में नहीं बोलेंगे, चाइना हमारे मैटर में नहीं बोलेगा। इसलिए आप देखो कि बहुत सारे हमारे नेबरहुड में जब भी कुछ होता है तो वो कहते हैं वाई इंडिया इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो इंडिया आज भी इस पंचशील की पॉलिसी को फॉलो करती है कि वो इंटरनल मैटर में नहीं बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल गाज़ा में जो भी हुआ है ना, गाज़ा में जो भी हो रहा है, आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा रेस्ट्रेंट रखती है अपने ऊपर। वो बहुत ओपनली आके ना गाज़ा को सपोर्ट करती है, ना ही इसराइल को सपोर्ट करती है, ना ही वो जो गाज़ा में हो रहा है उसको क्रिटिसाइज भी करती है ना। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे में नहीं बोलेंगे, तुम हमारे में मत बोलना। तो इसलिए इसराइल आप देखो कि वो जम्मू एंड कश्मीर के इशू पे नहीं बोलता या इंडिया को सपोर्ट करता है ना। यहाँ पे लिखा है इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट वर्किंग रिलेशन, कि हम जो भी करेंगे इससे दोनों को फायदा होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा फायदा हो जाए, ये नहीं कि तेरा फायदा हो जाए। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, कि भाई ना तू अब ज़्यादा बॉर्डर पे अपनी अपनी आर्मी को अपनी आर्मी को स्टेशन करना, ना मैं करूँगा। सिंपल रखेंगे जितना कि पेट्रोलिंग हो जाए। एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, की आप भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहेंगे। तो ये नेहरू जी के पंचशील जो है वो नेहरू एंड फेस की पॉलिसी, जो फॉरेन नेबरहुड पॉलिसी थी उसको समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखना कि क्या होगा मेन, नॉन अलाइंड पहली चीज, दूसरी पंचशील, और तीसरी आइडियलिज्म, है ना। आइडियलिज्म की फिलॉसफी थी। आइडियल मतलब कि एक, जैसे कि मतलब हम स्पिरिट में किसी आइडिया को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद आएंगी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी आइडियलिज्म को हटाएंगी, बोलेंगी आइडियलिज्म बेकार की चीज़ है, हम रियलिस्टिक रहेंगे। रियलिज्म का मतलब क्या होता है? अगर मेरे इंटरेस्ट में एक्स होना है तो मैं एक्स हो जाऊंगा,
मेरे इंटरेस्ट में वाई होना है तो मैं वाई हो जाऊंगा, ठीक है। अगर रशिया मेरे फेवर में, मैं रशिया का फ्रेंड, अमेरिका मेरे फेवर में, तो मैं अमेरिका का फ्रेंड। तो आप देखोगे कि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया। अब इंदिरा गांधी जी ने प्रायोरिटाइज किसको किया, नेशनल सिक्योरिटी को। और ये रियलिज्म क्यों आया, 1962 की वॉर हो गई, हम तो हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, उन्होंने आके हम कसाई बन गए वो लोग, है ना। तो 1962 की वॉर के बाद समझ में आया कि आइडियल्स किताबों में अच्छे लगते हैं, ग्राउंड पे हमको क्या होना पड़ेगा, रियलिस्टिक होना पड़ेगा। और उसमें हमने क्या किया, हमने प्रायोरिटाइज किसको किया, नेशनल सिक्योरिटी को। और इसी के साथ आप देखोगे कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करने के लिए इंडिया ने 1971 की वॉर में कूद गई, है ना। 1971 की वॉर में कूद गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडिया क्या कर रही है, रीजनल असर्शन कर रही है या रीजनल इन्फ्लुएंस बनाना चाहती है। तो तीन चीजें हमको क्या दिखती है इंदिरा गांधी के फेज में, रियलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी, इसी के साथ साथ रीजनल असर्शन, रीजनल असर्शन। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इंदिरा गांधी, इंदिरा शेख अकॉर्ड भी हुआ, और इंदिरा गांधी का डिसाइसिव रोल था, एंड मतलब उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी ड्यूरिंग 1971 बांग्लादेश वॉर। इसके बाद क्या होता है, अगली जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन आती है वो होती है गुजराल डॉक्ट्रिन, जो कि आज भी इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। इसके चार की पिलर थे। पहला क्या था, पीसफुल रेजोल्यूशन, कि कोई भी डिस्प्यूट होगा हम शांति से निपटाएंगे, उससे क्या होगा, रीजनल कोऑपरेशन होगी फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। 2013 में यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है। दूसरा क्या है, दूसरा है नॉन इंटरफेरेंस, कि आई विल नॉट इंटरफेयर इन योर मैटर्स, यू डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर। और चौथा क्या है, नॉन रेसिप्रोसिटी। तो पहला क्या हो जाएगा, नॉन रेसिप्रोसिटी। नॉन रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है कि इंडिया एक्सेप्ट करेगा कि जितना इंडिया बांग्लादेश के लिए करता है उतना बांग्लादेश वापस नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करेगा, प्रोपोर्शनल रेसिप्रोसिटी रखेगा, कि जितनी बांग्लादेश कर सकता है क्या वो उतना कर रहा है, अगर कर रहा है तो बढ़िया है, समझ रहे हो। इक्वल रिलेशन नहीं बस सोच रहे हम लोग। हम ये नहीं मानते कि मान लो इंडिया ने नेपाल को $1 बिलियन का एड, $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि नेपाल $1 बिलियन की करे। अगर नेपाल $10 मिलियन की कर देगा तो भी काफ़ी है, क्यों, क्योंकि नेपाल के पास उतना पैसा नहीं है। तो इसको कहते हैं नॉन रेसिप्रोसिटी। दूसरा क्या है, नॉन इंटरफेरेंस, कि हम आपके मैटर में नहीं बोलेंगे, आप भी मत बोलना। पीसफुल रेजोल्यूशन, की कोई भी दिक्कत हो जाएगी हम उसे पीसफुली रिजॉल्व कर लेंगे। तीसरा तीसरा हो गया। चौथा क्या था, रीजनल कोऑपरेशन, कि हम क्या करेंगे, हम हमेशा हमारे नेबर्स को प्रायोरिटी देंगे किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कि इनके लिए ट्रेड बैरियर्स कम रखेंगे, फ्री ट्रेड को प्रमोट करेंगे। जैसे भूटान का सामान है यहाँ से आता है और यहाँ के कलकत्ता पोर्ट से जाता है, नेपाल का भी सेम है। हमने नेपाल को पेट्रोलियम सप्लाई देने के लिए भाई यहाँ से हमारी एक पेट्रोल की लाइन आती है, बरौनी तक जाती है, और वो बरौनी से नेपाल की तरफ पेट्रोलियम जाता है ना। पेट्रोलियम एंड फॉसिल रिसोर्सेज नेपाल की तरफ जाते हैं। हमको यहाँ पे बनाने की ज़रूरत क्या थी, क्यों, क्योंकि हम नेपाल को भी देना चाहते थे ना, इससे नेपाल को बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए हमारी पॉलिसीज़ में हम नेबरहुड फर्स्ट को ऐसे करके हम लेकर आते हैं, ठीक है। इसके बाद मनमोहन डॉक्ट्रिन थी, जो कि हमारे मनमोहन सिंह जी की होगी। इट वॉज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस थ्रू इनहेंस ट्रेड रिलेशंस एंड रीजनल इंटीग्रेशन। However, due to coalition politics, India's relation with Bangladesh and Sri Lanka deteriorated। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मनमोहन सिंह जी बैठे गद्दी पे, तो उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका के साथ और बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस बनाते हैं, कि अगर श्रीलंका और बांग्लादेश इंडिया के ऊपर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है दोनों, तो एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे नहीं। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे तमिलियंस थे, है ना। तो तमिलनाडु जो है वो बार बार बोलता था कि श्रीलंकन की बुद्धिस्ट सरकार तमिलनाडु को परसिक्यूट कर रही है। तो ये फिर उसके बाद ये जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ पे भी क्या था, तमिलनाडु से जो पार्टीज थी वो उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसको वो सपोर्ट कर रही थी, है ना, उन्हीं की वजह से वो पावर में थे। तो इसलिए फिर इतना ज़्यादा कोऑपरेशन कर नहीं पाते थे, क्यों, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, एंड देन द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू वेकेट ऑफिस। तो उसकी वजह से ये जो मनमोहन सिंह जी की जो डॉक्ट्रिन थी ये इतनी अच्छे से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। फिर उसके बाद मोदी जी आते हैं 2014 में, जो कि कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसका मतलब क्या होगा, प्रोएक्टिवली फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग लिंक विद इंडिया विद इंडियाज रिलेशंस विद इट्स नेबर्स। द पॉलिसी इज डिजाइन टू इम्प्रूव कनेक्शंस विद नेबर्स वाइल प्रमोटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन एंड पीस। तो यहाँ पे मोदी जी आए, मोदी जी कहते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पाकिस्तान जो होगा वो पुलवामा, पहलगाम, ये सारा के सारी चीज़ें होने लगेंगी, है ना। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, हम लोग कह देंगे कि अब एक्ट ईस्ट करते हैं। तो इसके बाद क्या आ जाएगी, एक्ट ईस्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ जाएगी, ठीक है।
तो ऐसे करके हमारी पॉलिसीज़ में चेंजेस आए। तो आपको एग्जामिनेशन में ये आएगा, तो भाई तुमको क्या करना है, तुमको बताना है कि इंडिया की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, इट हैज़ इवॉल्व्ड विद रिस्पेक्ट टू द इमर्जिंग चैलेंजेस। ठीक है, तो चलो एक बार क्या करता हूँ भाई, तुम्हारे पास भी बहुत टाइम है, मेरे पास भी बहुत टाइम है, तो एक बार वो मैप बना लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है। पहला हमने क्या देखा था, ब्रिटिश पॉलिसी थी, तो लिख लेते हैं ब्रिटिश पॉलिसी में क्या थी, बफर स्टेट्स, कि इंडिया के आसपास क्या होनी चाहिए, बफर स्टेट्स। नेहरू जी क्या कहते हैं, नेहरू जी कहते हैं कि आइडियलिस्टिक या फिर ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा इंदिरा गांधी जी का पीरियड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1947 की इंडिपेंडेंस है। इसके बाद क्या हो जाता है, 1962 की वॉर हो जाती है, जहाँ पे भाई इंडिया के बिना कोई भी वार्निंग दिए हुए चाइना इंडिया पे हमला कर देता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो हमारी नई पॉलिसी आती है इंदिरा गांधी के नीचे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइडियलिज्म से मूवमेंट टुवर्ड्स रियलिज्म। तो रियलिज्म, ठीक है। इसी के साथ साथ रीजनल असर्शन, कि हम घुस गए है ना, बांग्लादेश में घुस गए, तो रीजनल असर्शन, कि मतलब यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर एक अगर बॉस है तो दैट इज इंडिया। तो रियलिज्म एंड रीजनल असर्शन, ये हमको कहाँ पे दिखती है, ये हमको दिखती है 1971 में, जहाँ पे इंडिया जो है इट वांट्स टू इमर्ज एज अ डोमिनेंट प्लेयर। इसके बाद क्या होता है, 1971 के बाद, ये मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जा रहा हूँ। हम सबको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है, और उसके बाद 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं। अब एलपीजी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि सारे का सारा जो मतलब जो वेस्ट है वो इंडिया के अंदर आना चाहता है, इंडिया के मार्केट्स को कैप्चर करना चाहता है। तो इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है कि हम सेफ गार्ड करना चाहते हैं, सेफ गार्डिंग आर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सेफ गार्डिंग आर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये हमने कर लिया। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स, मतलब मैं तुमको पूरा वो बता रहा हूँ क्योंकि यही मैंने एग्जाम में बनाया था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद समय किसका आएगा, इसके बाद समय आता है एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो नेक्स्ट पावर आएगा, नेक्स्ट समय आएगा, दैट विल बी व्हेन वी विल प्ले अ रोल ऑफ बैलेंसिंग पावर, बैलेंसिंग पावर। इसमें क्या होगा, चाइना का राइज हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हम चाइना के साथ भी एंगेज करना चाहते हैं। और यहाँ पे यूएसए कहता है कि हाँ भाई, मतलब ये मनमोहन जी का समय है, ठीक है, मनमोहन सिंह जी का टाइम है। तो यहाँ पे यूएसए कहता है कि चलो हम आपके साथ न्यूक्लियर डील कर लेते हैं 2008 वाली, और उससे ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है। तो यहाँ पे हम यूएसए, चाइना एंड रशिया, इन सभी के साथ मतलब इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो इंडिया इज बिकमिंग अ बैलेंसिंग पावर, कि मतलब वो यूएसए के साथ भी एंगेज कर रहा है, रशिया के साथ भी, रशिया के साथ भी करेगा और चाइना के साथ भी करेगा। तो इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज बैलेंसिंग, है ना, इट इज बैलेंसिंग इट्स इंटरेस्ट, कि वो ये नहीं कह रहा कि हम प्रो यूएसए, प्रो इंडिया या प्रो चाइना है। हमारा ऐसा है कि हम हर किसी के साथ बराबरी का रिश्ता रखेंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मोदी जी आ जाते हैं 2014 में। एंड तुमने देखा है मोदी जी हग बहुत ज़्यादा करते हैं ना, हग। तो उसको कैसे याद रखेंगे, उसको हम कहते हैं एनर्जेटिक, एनर्जेटिक एंगेजमेंट, कि अगर आप हमारे साथ वार्मथ रखते हो, है ना, अगर आप हमारे साथ वार्मथ रखते हो तो हम भी आपके साथ रखेंगे। फॉर एग्जांपल एक्ट ईस्ट, है ना। फिर इसके बाद नेबरहुड फर्स्ट, एनएफ लिख देता हूँ। फिर इसी के साथ साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, है ना, कि अगर आप हमारे साथ अच्छे हो तो हम आपके साथ बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे। और अगर आप हमारे साथ खराब हो तो हम आपके साथ भी और ख़राब हैं। इसी के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन जो रिलीफ होता है ना, डिज़ास्टर के टाइम पे, तो ऐसी सारी चीज़ें कि अब हम एनर्जेटिकली एंगेज करेंगे पूरे वर्ल्ड के साथ। तो ये हमारा बेसिकली पूरा का पूरा फ्लो है। तो जहाँ पे हमने क्या देखा कि पहले अफगानिस्तान एंड नेपाल को बफर स्टेट की तरह बनाया जा रहा है, नेहरू जी की ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट, 1962 में जब धोखा मिलता है तो रियलिज्म एंड रीजनल असर्शन। फिर इसके बाद क्या होता है, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद सेफ गार्डिंग आर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, क्योंकि अब वो लोग इंडिया को फिर से नियो कलोनियल स्टेट बनाना चाहते थे। फिर इसी के साथ साथ जब मनमोहन जी आते हैं तो वो लेकर आते हैं द, मतलब बेसिकली वी आर बैलेंसिंग, है ना, तो चाइना के साथ भी एंगेज, यूएसए के साथ भी और रशिया के साथ भी। अल्टीमेटली जब मोदी जी आ जाते हैं तो फिर एनर्जेटिक एंगेजमेंट, कि वी विल एंगेज विद ऑल कंट्रीज थ्रू एफटीए,
एक्ट ईस्ट पॉलिसी, HADR एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, है ना, जब जब डिज़ास्टर हो जाए, डिज़ास्टर रिलीफ, और ये नेशन फर्स्ट पॉलिसी। इसी के साथ साथ इंडिया क्या कर रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस बना रहा है कि इंडिया जो है वो लीडरशिप रोल्स को ले रहा है ना, लीडरशिप। यहाँ पे आप देखोगे नहीं कि कोई इनिशिएटिव इंडिया ने स्टार्ट करा। यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि नाउ वी आर रेडी टू बिकम द विश्व गुरु, है ना। तो अप्रोच कैसी है यहाँ पे, विश्व गुरु वाली अप्रोच है। ऐसे करके आप एग्जाम में लिखोगे तो भाई बहुत नंबर मिलेंगे। ये रिवीजन से होता है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। चलिए, मेडिक सेट बताया और ये पूरी फॉरेन पॉलिसी का मैंने वो बता दिया, है ना, कि इन केस अगर किसी को ये याद ना रहे तो एटलीस्ट ये याद आ जाए, है ना। थोड़ा थोड़ा भी अगर आप लिखोगे तो भाई तुम्हारा काम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी देख लेते हैं क्या कहती है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो कौन लेकर आया था ये हमने देखा ना कि ये रिसेंटली आई है, करंट गवर्नमेंट के नीचे आई है। द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एम्स टू फॉस्टर स्टेबिलिटी, prosperity through mutual beneficial people oriented regional frameworks. It prioritizes engagement in neighboring countries using a consultative, non-reciprocal and outcome oriented approach. देख रहे हो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम नॉन रेसिप्रोकल रहेंगे, कि अगर हमने बांग्लादेश के अंदर 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी तो हम ये नहीं चाहते कि बांग्लादेश भी 100 मिलियन करे, वो अपनी हैसियत के हिसाब से कर ले। आउटकम ओरिएंटेड, कि हम जो जो मतलब ऐसे बातें नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि इंडिया ने बांग्लादेश में क्या करा, उसको हम बांग्लादेश को दिखाएंगे ताकि हम उसका दिल जीत सके, और हम बांग्लादेश को दिखाएंगे कि जो आप कर रहे हो वो काफ़ी नहीं है ना, ऐसे करके। तो 4 पिलर्स क्या थे, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल प्रायोरिटी टू द नेबरहुड, एक्टिव सपोर्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज, ग्रेटर कनेक्टिविटी एंड इंटीग्रेशन। जैसे आप यहाँ पे आप देखते हो ना, यहाँ पे हमने देखा था कि भूटान, ऐसा था ना, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, BIBN कॉरिडोर ऐसे कुछ बना था। फिर उसके बाद यहाँ से भी हमने एक कॉरिडोर निकाला था जो कि चाइना तक जाता था ना, ऐसे करके। ये देख रहे हो, ये सब करंट अफेयर में आता है। तो ऐसे करके आपको जोड़ना है कि जब वो म्यांमार की बात करेंगे तो मुझे याद आना चाहिए ना कि मतलब म्यांमार, कि इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐसा कुछ बन रहा है ना। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी बनाए। तो ऐसे मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में वो एज देती हैं। लेकिन वो कब होगा, जब तो इन चीज़ों को मतलब इनका जो ब्रॉडर गोल है ना, तो आप ऐसे कहोगे कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हमने क्यों बनाए, ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से इंस्पायर्ड है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रमोट इंडिया लेड रीजनलिज्म वेयर नेबर्स आर कंफर्टेबल। बढ़िया है। जैसे कहते हैं कि इंडिया बिग ब्रदर की जैसे बिहेव करता है, कि इंडिया जो है वो हमको बताता है हमें कैसे बिहेव करना है। तो वो ऐसा सवाल आ सकता है, क्या इंडिया बिग ब्रदर है, तो आप बोलोगे नहीं, इंडिया इक्वल पार्टनर है जो कि नॉन रेसिप्रोसिटी में बिलीव करता है। ठीक है। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ना जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, इन्हीं को लिखना है। क्या लिखना है, नॉन रेसिप्रोसिटी, पीसफुल रेजोल्यूशन एंड रीजनल कोऑपरेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम चीज़ें तो लिखी हुई हैं, है ना, सेम ही चीज़ें लिखी हैं, बस नाम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो गया है। ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द आर्ट ऑफ राइटिंग इन द एग्जामिनेशन, है ना। नॉन रेसिप्रोसिटी, नॉन इंटरफेरेंस, रीजनल कोऑपरेशन एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, यही है भाई। किसी भी रिलेशन में हम क्या कहेंगे, हमारा यही होता है, नॉन रेसिप्रोसिटी, पीसफुल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, और पीसफुल रेजोल्यूशन, रीजनल कोऑपरेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है। यही लिखना है हर हर उसके अंदर। क्या करेंगे, इसको एक शीट पे लिख के एक जगह पे चिपका लो, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेबरहुड पॉलिसी क्या है। ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन एडवांटेज है, लेवरेजिंग इंडिया सेंट्रल पोजीशन इन साउथ एशिया एंड वेस्ट इंडियन ओशन। एग्जाम्पल, इंडियाज जियोग्राफिकल लोकेशन प्रोवाइड्स इट विद इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल इन द रीजन। ठीक है। रीजनल डिप्लोमेसी एंड डिस्कोर्सेस, energizing regional diplomacy by connecting with nearby countries, and example, India's effort to make functioning of the SAARC viable। ठीक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखो भाई आ गया, BBIN एनर्जी डेवलपमेंट, जो कि है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ये बेसिकली कॉरिडोर है जहाँ पे मोटर व्हीकल्स चल सकते हैं, वाटर पावर मैनेजमेंट एंड इंटरग्रिड कनेक्शन होना चाहिए। बायलैटरल रेजोल्यूशन के लिए तो यहाँ पे कह रहे हैं इंडिया US इन बायलैटरल टॉक्स डिस्कसेस वे टू रिजॉल्व टैरिफ डिस्प्यूट, ट्रेड इश्यूज एंड एडवांसिंग सेक्टोरल नेगोशिएशन अंडर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है। फिर उसके बाद आप बोलोगे कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन, जिसके अंदर हमने सार्क के मेंबर्स की बात करी। मिलिट्री एंड डिफेंस कोऑपरेशन, जहाँ पे हम जॉइंट एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, जैसे कि सूर्य किरण विद नेपाल,
संप्रीति विद बांग्लादेश, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एड, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, जैसे कि ऑन एवरेज मोर देन 3,500 अफगान नेशनल्स अंडरगो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन इंडिया एवरी ईयर। ठीक है, अब देखो मैं आपको फिर से वहीं लेके जाता हूँ। मेडिक शेड लिखा होगा तो मेडिक शेड यहाँ पे नहीं लिखा भाई, जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, मैं उसमें आपको फिर से मेडिक शेड लगा के दिखाता हूँ। जो उन्होंने लिखा इट इज़ ओके, है ना, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता जो उन्होंने लिखा। जो मैंने पढ़ा है मैं वो लिखना चाहता हूँ, है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं नेबरहुड के अंदर मेडिक शेड लगाऊंगा। देखो चलिए लगा के देखते हैं इसको। मैं थोड़ा सा मिटा लूँ, प्लीज़ बी पेशेंट, क्योंकि भाई यही मेन है, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होती। आपको क्या करना है, आपको मेडिक शेड को लेकर चलना है, और मेडिक शेड के अंदर एग्जाम्पल्स आपको इंटरनेशनल की जो जो PT 365 है ये वाली किताब है इसमें से निकालना है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं बात करूँ, मैं अभी रीजनल कोऑपरेट मैं अभी बात कर रहा हूँ नेबर की, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन लोग लिख लेते हैं कि भाई अपने नेबर कौन है। मेरा नेबर कौन है, मेरा नेबर है नेपाल। मेरा नेबर कौन है, BLD बांग्लादेश, PAK पाक। मेरा नेबर है SL श्रीलंका। मेरा नेबर है मालदीव्स। ठीक है, हमारे बॉर्डर लगता है मालदीव्स के साथ, ठीक है, वो उसको बॉर्डर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जब जिस जिस भी कंट्री के साथ हमारा, ठीक है, इंडोनेशिया और म्यांमार। देखिए माशाल्लाह, चेक करें। मिलिट्री कोऑपरेशन, एक्सरसाइज सूर्य किरण, एक्सरसाइज सूर्य किरण, सूर्य किरण इंद्र शक्ति करके होती है जितना मेरा ध्यान है। एक्सरसाइज संप्रीति हमको पता है ये बांग्लादेश के साथ होती है संप्रीति। मुझे पता है कि मैंने एक पढ़ी थी शायद, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति ये इंडोनेशिया के साथ होती है। ऐसे करके आपको लिखना है। अगर मैं बात करूँ ट्रेड की, है ना, इफ़ आई टॉक अबाउट ट्रेड, तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे कहेंगे कि BBIN, बांग्लादेश भूटान इंडिया इंटरनेशनल कॉरिडोर हमने बनाया है मोबिलिटी के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मोरे, मोरे करके हमने, मतलब मोरे करके एक वो बनाया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। फिर इसके बाद और ट्रेड के साथ कौन सा है, श्रीलंका के साथ, मालदीव्स के साथ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। चलो ठीक है, मेरे को अभी तक एक ही याद आ रहा है। इसी के साथ साथ मैं ये लिख सकता हूँ कि सार्क करके हमने बनाया है ना, कि सार्क के अंदर करेंसी स्वैप अग्रीमेंट होता है ट्रेड के लिए। ठीक है, वो भी ट्रेड हो गया ना, इकोनॉमिक हो गया। फिर इसके बाद मुझे बिमस्टैक करके पता है ना, मुझे बिमस्टैक के बारे में पता है कि बिमस्टैक भी इधर ही लगता है। देख रहे हो, ऐसे करके आपको जीतना है। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, है ना, तो हम कहेंगे कि हमने रूपपुर, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनाया है, राइट। इसी के साथ साथ हमने देखा है कालादान मल्टी मॉडल, जो कालादान का मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट था, है ना, वो भी हमने बनाया है। किसके साथ, म्यांमार के साथ। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट विद बांग्लादेश, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हमने बनाया है। इसी के साथ साथ हमने गलेफू कोकराझार, गलेफू कोकराझार करके इसके बीच में हमने रेल लिंक चलाने की बात करी है। इसी के साथ साथ हमने गलेफू माइंडफुलनेस सिटी करके वो बनेगी, जहाँ पे भूटान के अंदर लोग दूर दूर से आएंगे मेडिटेशन करने के लिए। इंडिया यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है ना। ये सब भाई हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं, है ना। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, जब हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे तो ऐसे करके और पॉइंट्स आने लगेंगे। अगर हम डेवलपमेंट एंड एड की बात करें, तो इंडिया ने श्रीलंकन क्राइसिस के समय श्रीलंका को जो क्रेडिट फैसिलिटी दी, है ना, जो लोन्स थे, उनके लोन्स जो थे उनको रिस्ट्रक्चर करा जो इंडिया के साथ थे। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन की, तो सार्क की बात हो जाएगी, बिम्स्टेक की बात हो जाएगी, है ना। हम बात करेंगे कि इंडिया जो है, इंडिया और आसियान, है ना, इंडिया आसियान के क्या कहते हैं, हाई लेवल मीटिंग्स होते हैं पूरे के पूरे ग्रुप के साथ। ऐसे करके हमको लिखना है। अगर मैं बात करूँ कल्चरल की, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा बुद्धिज़्म की, है ना। बुद्धिज़्म की बात करेंगे विद साउथ ईस्ट एशिया, ऐसे करके हम बात कर सकते हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, तो हम कहेंगे कि बांग्ला कल्चर कॉमन है ना। बांग्ला कल्चर कॉमन है, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, अमर सुंदर बांग्ला हो गया। अभी भी दुर्गा जो पूजा होती है वो बांग्लादेश में होती ही है। अगर हम स्ट्रेटेजिक की बात करें, है ना, स्ट्रेटेजिक की अगर हम बात करें, तो हम कहेंगे कि सागर करके हमने बनाया सिक्योरिटी, अब महासागर कर दिया उसको, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसी के साथ साथ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हमने बनाया हुआ है ना। ऐसे करके आप लिख सकते हो। और आप क्या लिखोगे, हम कहेंगे कि इंडिया के अंदर रीजनल, इंडिया के अंदर ना एक रिम्स करके है, ये क्या करता है, अर्ली साइक्लोन वार्निंग जो है वो सारे के सारे एरियाज को देता है। ऐसे करके आप लिख सकते हो। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो हम कहेंगे कि म्यूचुअली सारे के सारे मानते हैं कि फ्री
फ्री होना चाहिए इंडियन ओशन, फ्री इंडियन ओशन होना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन इन्वायरमेंट रिलेशन की, तो मारपोल एक्सरसाइज करके हम करते हैं यहाँ पे, और उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं जो कि इसी रीजन की हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो भाई जब म्यांमार में डिज़ास्टर हुआ तो इंडिया वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था इंडिया वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, है ना। दिस इज़ हाउ वी कैन राइट। तो ऐसे करके हमको लिखना है। देख रहे हो कैसे आ गए पॉइंट्स। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर स्टडिंग। एंड भाई अभी तो हमने पढ़ा भी नहीं है, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं करी है। मैं ये आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो जा। अगर अभी तक नहीं लिखा तो इसे कहीं लिख ले। एग्जाम के पीवाईक्यूज में इनको लगा के देख, आके मेरे को थैंक यू बोलेगा, है ना। ये पूरी पीडीएफ हम कर लेंगे, ये पूरी पीडीएफ में हमको बस इश्यूज एंड इवेंट्स करने। जो मेन चीज़ है सर ये वो है, ये है। ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें ना, ये जो इधर वाला है, ये जो माल मसाला है ब्लू वाला, ये सारा भाई करंट अफेयर की पीडीएफ से हो जाएगा। लेकिन तेरे को ये रेड वाला कौन समझाएगा? ये जो रेड वाला है ये मेंस के लिए जो समझने की ज़रूरत है, यही मैं समझाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, है ना। जैसे आप देखोगे इस पूरे सेशन में हमने कितने पन्ने किए, 2 ही पन्ने किए, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो तो मैंने तुमको बता दी ना। द मेन थिंग आई हैव टोल्ड यू। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं। क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट थी? तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये लिखा है, चेंजिंग द बिग ब्रदर इमेज टू नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है। कि पहले कहते थे श्रीलंका या ये सारे जो कंट्रीज कहते थे कि भाई बांग्लादेश भी ये कहता था कि ये बिग ब्रदर की तरह ट्रीट करते हैं, कि ये हमको बताते हैं कि हमको करना क्या है। वहां से हम किस में आ गए? नेबरहुड फर्स्ट में आ गए। ठीक है। सब रीजनल कोऑपरेशन है जैसे कि बीबीआईएन, बिम्स्टेक, इसके लिए ये पीडीएफ देखनी है ना। फ्रेमवर्क मैंने तुमको बता दिया, फ्रेमवर्क में ये लेके चलना है और पीडीएफ से एग्जाम्पल निकालने। यही एग्जाम्पल पढ़ के जाएंगे एग्जाम से पहले और ऐसा आंसर लिख कर आएंगे कि भाई वो पेपर चेकर भी मतलब ऐसे हो जाएगा कि क्या बात है। ये देखो, इमरजेंसी रिस्पॉन्स थ्रू सार्क असिस्टेंस फंड, ये हमको नहीं पता था ना, अब पता चल गया ना। सार्क मेरे को पता था, अब मुझे पता है, जैसे मैंने मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सार्क के अंदर करेंसी स्वैप अग्रीमेंट होता है ना। कि मतलब कोई सार्क का मेंबर है, वो हमको मान लो कि श्रीलंका है, तो श्रीलंका अपनी करेंसी दे देगा, इंडिया से डॉलर ले जाएगा और बाद में अपनी करेंसी छुड़वा लेगा और डॉलर दे देगा। इसको करेंसी स्वैप अग्रीमेंट कहते हैं, है ना। इससे श्रीलंका को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हेल्प होगी। तो यहाँ पे देखो सार्क असिस्टेंस फंड भी है। ठीक है। इनहेंसिंग कनेक्टिविटी, जैसे कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो कि मालदीव्स में, उसको कौन बना रहा है? इंडिया बना रहा है। बीबीआईएन मोटर व्हीकल अग्रीमेंट, कि भाई भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इसके जो मोटर व्हीकल होंगे इनको रोका नहीं जाएगा, इनके यहाँ पे ट्रेड होती रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई नेपाल के पास तो नहीं है ना सी समंदर, ना भूटान के पास है ना। नेपाल और भूटान के पास नहीं है, तो अब क्या होगा कि नेपाल भूटान के जो ट्रक्स होंगे या फिर ट्रेन होंगी, ये क्या करेंगे, मोस्टली जो ट्रक्स होंगे, है ना, या लोग होंगे, वो अब इंडिया के थ्रू बांग्लादेश जा सकते हैं, या बांग्लादेश के थ्रू इंडिया का कलकत्ता और बांग्लादेश के जो पोर्ट्स हैं इसके थ्रू पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि ये लोग अपने अपने एरिया में रोड बनाएंगे, रोड कनेक्टिविटी को हाई करेंगे। देख रहे हो, इससे क्या होगा भाई, रीजनल डिपेंडेंस आएगी ना। और जहाँ पे रीजनल डिपेंडेंस होती है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस होती है, वहाँ पे पीस अपने आप आ जाती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, मैरीटाइम ग्रोथ, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड लीडरशिप। यहाँ पे कह रहा है इंडिया एक्ट एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंटरनेशनल ओशन अंडर सागर डॉक्ट्रिन। ले भाई, ये तो हमने भी देखा, यही सेम चीज तो हम ऊपर पढ़ के आए, है ना। जस्ट टेल मी वन थिंग विच इज एक्स्ट्रा हियर। सार्क हमने भी देखा, बिम्स्टेक भी हमने देखा, बिग ब्रदर भी मैंने बोला, और मैंने ये पीडीएफ पहले नहीं पढ़ी। हाउ एम आई एबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन? बिकॉज आई हैव अ फ्रेमवर्क। अगर तुमने ये फ्रेमवर्क समझ लिया, इसके बाद करंट अफेयर करो, तुम्हारा तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशन सेट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंटल असिस्टेंस। भाई हमने भी डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात करी है, ये देखो, ये रहा डेवलपमेंट एंड एड। तो देखते हैं इसके नीचे हमको क्या पढ़ना है। अब समझ में आ रहा है ये पीडीएफ कैसे पढ़ी जाएगी। चलो, यहाँ पे लिखा है कम्युनिटी एंड क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स फैसिलिटेट डेवलपमेंटल असिस्टेंस। कोविड-19 की सपोर्ट थी, जहाँ पे इंडिया का क्या था, वैक्सीन मैत्री। ठीक है, तो ये भी एक पर्सपेक्टिव मिल गया कि थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। ठीक है। चैलेंजेस क्या है? राइजिंग चाइनीज फुटप्रिंट, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव्स रेजेस कंसर्न्स ओवर डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी एंड रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो पहला एक एक चैलेंज क्या हो जाएगा? चाइना। मैंने तो मतलब ये भी देखा है कि भाई कुछ भी हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाइना अपने आप आ जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है, डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज इन द नेबरिंग कंट्रीज, तमिल इशू इन श्रीलंका अफेक्ट इंडियाज तमिलनाडु पॉलिटिक्स,
and bilateral ties. Teesta water sharing dispute hampers relation with Bangladesh. Rohingya crisis in Myanmar's Myanmar's internal coup complicate border security and diplomatic engagement. बढ़िया है ना, इंडिया में म्यांमार से रोहिंग्यास इंडिया एंटर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उनकी परसिक्यूशन हो रही है। बांग्लादेश के अंदर हमने तो देखा ही कि जो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट तो है ही, इसी के साथ साथ अब तो कू भी हो चुका है। तमिलनाडु के अंदर मुस्लिम वो रहते हैं, तमिलियंस रहते हैं, तो जो सिन्हालीस हैं जो कि श्रीलंका के अंदर मेजोरिटी हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो परसिक्यूट करते थे पहले तमिल्स को, तो उस इशू की वजह से भी नाटक होता रहता है। इसके बाद लिखा है बॉर्डर एंड रिवर वाटर डिस्प्यूट। अब भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया नेपाल के अंदर है काला पानी लिपू लेक रीजन वाला, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर का दिक्कत है, तीस्ता वाला दिक्कत है बांग्लादेश के साथ, है ना, और इंडिया चाइना की टेंशन इन दोकालाम एंड गलवान वैली लेड टू सीरियस मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स। देख रहे हो, ये वाली इन चीज़ों के लिए कि भाई ये मुझे याद नहीं आ रहे थे, अब याद आ रहे हैं ना, अब याद आने लग रहे हैं। दैट इज़ वाई यू रीड दिस बुक्स, है ना। और मेरे को एक वो मिला कि जब मैं बात करता हूँ कन्फ्लिक्ट की, है ना, मैं नेशंस के साथ कन्फ्लिक्ट की बात करता हूँ, तो उसके अंदर मेरे को क्या क्या याद रखना है। मुझे चाइना के इन्फ्लुएंस को याद रखना है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को याद रखना है, बॉर्डर बॉर्डर डिस्प्यूट तो याद रहता है, रिवर वाटर डिस्प्यूट भूल जाता है ना, ये याद रखना है। इसी के साथ साथ राइज ऑफ टेरिटोरियल नेशनलिज्म एंड ट्रस्ट डेफिसिट, एस्केलेटिंग टेरिटोरियल नेशनलिज्म इन नेपाल, चाइना एंड अदर्स हैज़ वाइडन द ट्रस्ट गैप मेकिंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वो डिस्प्यूट में ही आ जाएगा, है ना, मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट में ही आ जाएगा। स्टॉल्ड रीजनल इंटीग्रेशन, सार्क जो है वो फेल हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटीज हैव लेड सार्क समिट्स बीइंग पोस्टपोन्ड, अंडरमाइनिंग द रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स। तो अब क्या हो गया, अब मैं अपने दिमाग में एक वो बनाऊंगा, मेंटल मैप बनाऊंगा। वो मेंटल मैप क्या होगा, मेंटल मैप ये होगा कि भाई मैं पॉजिटिव में तो लिख दूंगा मेडिक सेट से, है ना, मेडिक साइड से लिख दूंगा। ठीक है, अब मेरे को इसके नेगेटिव्स लिखने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव में लिखूंगा कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, बॉर्डर वाटर डिस्प्यूट है कोई, वो लिख दूंगा। हमारे हर नेबर के साथ हमारा जो है वाटर डिस्प्यूट है। ठीक है, जैसे कच्चा थीवू आइलैंड का डिस्प्यूट है श्रीलंका के साथ, है ना, और फिर उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, बांग्लादेश के साथ ओपन बॉर्डर है, उसकी फेंसिंग होगी तो दिक्कत होगी। इंडिया म्यांमार के साथ अभी बॉर्डर होने वाला है, फ्री मूवमेंट रिजीम को हमने बंद कर दिया, है ना। दिस इज हाउ आई वुड राइट इन द एग्जाम नाउ, कि मतलब मुझे देखना है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंडिया आउट कैंपेन चलता है कहाँ पे, मालदीव्स में, बांग्लादेश में भी सेम चल रहा है अभी फिलहाल, पाकिस्तान में तो है ना। तो दिस इज हाउ आई वुड राइट बॉर्डर वाटर डिस्प्यूट। फिर इसी के साथ साथ जो मतलब सार का पक्का लिखना जहाँ पे भी होगा, है ना, तो दिस इज हाउ आई वुड राइट। और चाइना तो पक्का लिखना है कि चाइना का जो एंगल है वो भी होगा ही। तो दिस इज हाउ आई वुड राइट इन द एग्जामिनेशन नाउ, कि मेडिक सेट से पॉजिटिव्स और जो नेगेटिव्स होंगे मैं इसके बारे में लिख दूंगा। ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड वही सेम चीज़ कि भाई आप डिप्लोमेसी और एंगेजमेंट को इन्हेंस करो, पीपल टू पीपल टाइज लेकर आओ, सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं उनको उनको आप एड्रेस करो, जैसे कि इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म्स। फिर इसी के साथ साथ जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है उसको कॉम्बैट करो, और क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स को दोनों साथ में मिलकर रोकें। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है कहा जाता है इट इज़ द लास्टिक सॉल्यूशन फॉर पीस बिटवीन नेबर्स। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश की एनर्जी कोऑपरेशन है, और यहाँ पे तो हमको पता भी है कि मतलब हमने रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट था, इंडिया रशिया और बांग्लादेश ने मिलकर बनाया है, और क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइन भी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि बिहार के बॉर्डर्स पे बिजली नेपाल से आती है ना। वैसे ही वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमने बांग्लादेश को पावर सप्लाई करने के लिए क्रॉस बॉर्डर पावर लाइंस की हम बात करते हैं। इसके बाद सब रीजनल एंड रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए, कि सब रीजनल इनिशिएटिव्स जैसे कि BBIN बिम्स्टेक हो ना, इनको इनको इन्हेंस करो, और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहिए ताकि इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन बढ़े। तो आप देख रहे हो ना कि कैसे जीता जा रहा है, एग्जाम्पल्स के थ्रू जीता जा रहा है। और बाद में आप क्या बोलोगे, आप कहोगे कि डिबेट एंड डायलॉग करो भाई बैठ के, है ना, पीपल टू पीपल टाई बढ़ा दो, कोई कोई अगर बॉडी है, मतलब सब रीजनल BBIN बिम्स्टेक ऐसी बातें आपको करनी है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन करो, एनर्जी कोऑपरेशन करो, ग्रिड इंटीग्रेशन करो, सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं उनको करो, उनको चैलेंज करो, है ना। कोऑर्डिनेटेड एक्शन होने चाहिए अगेंस्ट द क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, है ना। ये सारी बातें आपको लिखनी है जो कि आप बहुत आराम से लिख देते हो। जो मेन चीज़ है वो मेडिक सेट है, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मेजर चैलेंजेस इन इंडियाज नेबरहुड रिलेशन क्या है, सिंपल सिविलाइज सेम मतलब बाउंड्री डिस्प्यूट, ये तो हमने देखा ही। फिर इसके बाद लिमिटेड रेजोल्यूशन सक्सेस, इंडिया हैज़ ओनली सक्सेसफुल रिजॉल्व बाउंड्री मतलब बेसिकली वही सेम चीज़
कि बांग्लादेश श्रीलंका के साथ अपनी बाउंड्री ठीक है, पाकिस्तान और चाइना के साथ दिक्कत है। सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मचकुंड दुबे a former foreign secretary highlights that India faces security threat from its neighbor, including spillover of ethnic conflicts, large-scale illegal migration, and use of neighboring countries as basis for terrorism directed against India. ठीक है, एक बार ये सिविलाइजेशनल स्टेट का देखते हैं और देन आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल वे ऑफ राइटिंग मेजर चैलेंजेस। इंडिया हिस्टोरिकली आइडेंटिफाइज मोर एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट देन अ टेरिटोरियल स्टेट which hampers the resolution of boundary disputes due to colonization, difficult terrain and domestic politics। ठीक है, अब मैं इंडिया का मैप लेकर आता हूँ, है ना। अब निकालते हैं कि मेजर प्रॉब्लम क्या है इंडिया के नेबर्स में। आओ, सबसे पहली चीज़ क्या है? पॉवर्टी भाई। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पॉवर्टी है कि साउथ एशिया के अंदर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पुअर कहाँ रहते हैं? साउथ एशिया में रहते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में वो एक चैलेंज बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं? यहाँ से आ जाती है टेररिज्म। ठीक है, अफगानिस्तान और इंडिया में दिक्कत क्या है? तालिबान का रूल है, जो कि कुछ एरियाज में अनपॉपुलर है और अनस्टेबल है। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका में क्या है? कच्छातीवू आइलैंड और ये वाले एरिया के बीच में डिस्प्यूट है। इंडिया बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश में हम कहेंगे कि प्रो चाइना गवर्नमेंट है। अब आ गई ना यूनुस खान की। यूनुस खान क्या कहता है? यूनुस खान कहता है कि मतलब वो बेसिकली ये कहता है कि भाई हम तो चिकन नेक पे बैठे हुए हैं एंड वी कैन गिव टफ टाइम टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अरे क्या बात कर रहा है बे, है ना। मतलब वो कि बोल भी क्या रहा है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या दिखता है? यहाँ पे जनता का रूल है ना। यहाँ पे बेसिकली मिलिट्री का शासक बैठा है, जनता गवर्नमेंट है यहाँ पे, मिलिट्री कू हो रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या कहेंगे? अगर हम नेपाल की बात करेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस भी आ रहा है और नेपाल के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम है और नेपाल के अंदर क्या होने लगता है? अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे करके आप लिख सकते हो गया। और यहाँ पे देखा है वो काला पानी लिम्पू दर्रा वाला, कि यहाँ पे बेसिकली जो शारदा रिवर जाती है, काला पानी लिम्पू लिपू लेक लिम्पू दरिया, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है आप उसके बारे में लिखना। यहाँ पे तीस्ता का डिस्प्यूट है, ये भी हमको पता है ना, तीस्ता रिवर का यहाँ पे डिस्प्यूट है। यहाँ पे कच्छातीवू आइलैंड का डिस्प्यूट है। मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था। देख रहे हो, हमारे हर नेबर के साथ हमको कोई ना कोई नाटक हो रहा है ना। और हमने ये भी देखा कि भाई यहाँ से नार्को टेररिज्म चलती है ना, कि टेररिस्ट भी होंगे और वो बेसिकली क्या कहते हैं, नारकोटिक्स भी बेचेंगे, कि मतलब नारकोटिक्स से पैसा लेंगे, टेररिज्म करेंगे और फिर यहाँ पे कहेंगे कि हम अपनी एक सेपरेट स्टेट बनाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल उल्फा करके था, NSCN था, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड थी, है ना। ऐसे करके आपको लिखना है। हो गया। तो दिस इज हाउ यू वुड राइट इन द एग्जामिनेशन, सोच सोच के कि मेरे जो नेबर्स हैं उनके साथ क्या क्या है। और एक ब्रॉड प्रॉब्लम क्या है? पॉवर्टी। और माइनर माइनर प्रॉब्लम क्या है? कि हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स भी हैं, कि भाई ये वाला जो लाइन है ना, ये लाइन ऑफ एचरल कंट्रोल जो है ये भी डिस्प्यूटेड है। ये वाली लाइन यहाँ तक, ये वाली भी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि इन्होंने यहाँ से तो एनेक्स कर लिया। अब वापस लेना है, एक दिन लेंगे, जल्दी लेंगे, है ना। अभी अगर हम POK ले भी लें तो फिर क्या ही फायदा है बताओ, है ना। वैसे करके कि मतलब इंडिया विल नॉट गेन अ लॉट फ्रॉम टेकिंग बैक POK फॉर नाउ, है ना। ऐसे होना चाहिए कि लोग ही कह दे कि हमको पाकिस्तानी होना गाली लगती है और हम वापस चलेंगे अपने इंडिया में, जो कि हमारा हिस्टोरिक सिविलाइजेशनल कनेक्ट जिसके साथ हमारा है ना। तो हमको क्या करना है? कश्मीरियों का ग्रेटर कनेक्शन यहाँ पे दिखाना है। जितना यहाँ से वो कनेक्टेड फील करेंगे उतना यहाँ से डिसकनेक्टेड फील करेंगे। ऐसे करके पीस मील अप्रोच से अगले 60-70 ईयर्स में वापस लेना है। चलिए, पाकिस्तान देगा नहीं, लोग ही विद्रोह कर देंगे। अभी हो भी रहा था ना, अभी पाकिस्तान आउट कैंपेन चल रहा था POK में, तो पाकिस्तान कहता है इंडिया करवा रही है। चलिए, वाई द बॉर्डर डिस्प्यूट्स आर नॉट रिजॉल्व, वे फॉरवर्ड, वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। रिवर डिस्प्यूट पे सवाल आ सकता है, ये देख लेते हैं। हमें बस ये पता होना चाहिए कि रिवर डिस्प्यूट कहाँ कहाँ है। इंडिया पाकिस्तान का है, किसके ऊपर? इंडस वाटर ट्रीटी के है। ठीक है, तो ये कहते थे कि भाई इंडिया ने किशन गंगा और बगलिहार के प्रोजेक्ट बनाए, जो कि इंडस वाटर रिवर का ट्रीटी के खिलाफ है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी ये कहती है कि जो ऊपर वाली है ना, इंडस, झेलम, चेनाब, इन 3 नदियों पे इंडिया जो है कोई भी स्टोरेज नहीं बना सकता। ऐसे करके लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान कहते हैं इन्होंने स्टोरेज बनाया, तो इंडिया कहता है अबे मूर्ख, वो स्टोरेज नहीं है, वो रन ऑफ द रिवर प्लांट है। कि आप क्या कर रहे हो? आप कुछ समय के लिए पानी को रोकते हो और फिर वो पानी जब चलता है तो एक बार टरबाइन चल गई फिर पानी नहीं रुकता।
वो कहते नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। तो हमने कह दिया कि तुमने ऑपरेशन सिंदूर करा, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख दिया कि मतलब इंडस वाटर ट्रीटी इज़ नो लॉन्गर इफेक्टिव। इसके बाद भाई इंडिया बांग्लादेश है। इंडिया बांग्लादेश के अंदर भाई तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट है और भी छोटी छोटी रिवर का डिस्प्यूट है। तो हम एक ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर पाए हैं, वो है गंगा वाटर ट्रीटी। और इसकी वजह से ना बांग्लादेश के अंदर ना एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत है। कहते हैं कि एक बार इंडिया ने क्या किया, मतलब ऐसा था कि मतलब बांग्लादेश में ऐसे प्रोटेस्ट हो रही थी कि तुम भाई पानी नहीं छोड़ते, है ना, मतलब तुमने पानी कब्जा लिया। तो इंडिया ने यहाँ पे दामोद वहाँ पे मतलब फरक्का बांध बनाया हुआ था, पानी रोका हुआ था। ये कहते हैं पानी छोड़ो पानी छोड़ो, इंडिया कह रही है पानी छोड़ा फ्लड आ जाएगा। तो भाई ये कहते हैं छोड़ो, इंडिया ने छोड़ दिया, पूरे बांग्लादेश में फ्लड आ गया। तब से एंटी इंडिया कैंपेन है। बट उसके बाद बांग्लादेश सरकार को ये समझ में आया कि ये जो यहाँ पे डैम हम बना रहे हैं, ये डैम बांग्लादेश को भी हेल्प करता है ना। तो फिर उसके बाद बांग्लादेश ने क्या किया, उन लोगों ने जो गंगा वाटर ट्रीटी थी, मतलब जो जो मतलब गंगा के ऊपर कोऑपरेशन हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंडिया और नेपाल के बीच में दिक्कत है। इंडिया नेपाल के बीच में महाकाली और कोसी रिवर का डिस्प्यूट है। क्यों? क्योंकि ये जो महाकाली रिवर थी, है ना, ये कहते थे कि ये बॉर्ड बाउंड्री बना देगी इंडिया और नेपाल की। अब ये महाकाली रिवर क्या करती है, ये महाकाली रिवर क्योंकि न्यू रिवर है ना, ऐसे ऐसे करके जाती है। मान लो कि ये हिस्टोरिक इसका चलने का तरीका है, अब पीछे से फ्लो आएगा ना तो ये ऐसे ऐसे करके जाएगी। और अब बेसिकली नेपाल कहता है ये एरिया भी अपना है, इंडिया कहता है हट, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए अब यहाँ पे देखो इंडिया चाइना का भी है। चाइना का डैम बन रहा है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, राइट। तो उसकी वजह से दिक्कत क्या होगी, उसकी वजह से दिक्कत ये होगी कि चाइना इस वाटर को रीडायरेक्ट करना चाहता है टूवर्ड्स एग्रीकल्चरल हैवी एरियाज। और अगर ये वहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेगा डैम बना देगा, और भाई जब वो मेगा डैम कोलैप्स होगा तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्या होगा, ठीक है। चलिए इंडिया इंडिया नेपाल का तो हमने ऑलरेडी देख लिया ना। तो महाकाली रिवर आप ये याद कर लो, तीस्ता रिवर याद कर लो, चाइना के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर याद कर लो, और इंडस वाटर याद कर लो। इससे ज़्यादा भाई मैं आपको लिख के देता हूँ कि तुमने इतना कर दिया ना एग्जाम में, तुमने ये 4 लिख दिए, है ना, यू विल बी इन टॉप 1%। एग्जाम में याद नहीं आता, एग्जाम में 7 मिनट मिलते हैं। अगर तू यहाँ पे बैठ के सोचेगा कि मैं कोसी रिवर भी याद करूँ या तीसरी चौथी रिवर को याद करूँ, एग्जाम में आप उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, लिख नहीं पाओगे। चलिए वे फॉरवर्ड क्या है, सेम डायलॉग एंड कोऑपरेशन करो, सस्टेनेबल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट होने चाहिए। और आप लिखोगे कि ये जो गंगा वाटर ट्रीटी है ना, गंगा वाटर ट्रीटी बेंचमार्क हो सकता है फ्यूचर ट्रीटीज़ का। आगे क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि बिल्ड एंड मॉडर्नाइज डैम्स रिजर्वायर इरिगेशन सिस्टम टू ऑप्टिमाइज वाटर यूज एंड रिड्यूस टेंशंस। जैसे यहाँ पे देख फरक्का बराज एड्स इन कंट्रोलिंग गंगा रिवर फ्लो। मैंने कहा था ना बांग्लादेश भाई पे कहता है बहुत अच्छा किया इंडिया ने फरक्का बनाए। एक बार इनको फ्लड देखना पड़ा है फिर एकदम सीधे हो गए। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन भी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड रीजनल कोऑपरेशन, प्रमोट जॉइंट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड बेसन वाइड कंजर्वेशन। जैसे कि महाकाली ट्रीटी इंडिया नेपाल एम्फेसाइजेज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर महाकाली रिवर बेसन। ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया, हमको बस 3 रिवर्स का नाम याद रखना है। और आपको हमेशा क्या करना है, आपको आंसर में ये लिखना है कि डायलॉग एंड कोऑपरेशन। मैं आपको सीधा बताता हूँ ना, आपको लिखना है डायलॉग एंड कोऑपरेशन होना चाहिए पहला। दूसरा क्या होगा, आपको लिखना है रियल टाइम वाटर वाटर रियल टाइम वाटर, आई वुड से रियल टाइम वाटर सिचुएशन, या फिर आप कह लो कि रियल टाइम रिवर फ्लो का जो सिचुएशन है उसकी उसकी उसका डेटा होना चाहिए कि वो शेयर करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये कहोगे कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, जैसे कि इंडिया नेपाल बनाता है, कि इंडिया कहता है नेपाल को कि भाई तुम्हारे यहाँ पे हम डैम्स बनाते हैं और वो बिजली इंडिया में बेचेंगे और उसका भी पैसा तुमको मिलेगा, और डैम बनाने के लिए भी इंडिया पैसा तुमको देगा, है ना, ऐसे करके। फिर इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन, ठीक है ये तो फालतू का पॉइंट हो गया। आपको बस यही लिखना है, क्या लिखना है, जब भी वाटर का आएगा तो आपका लिखोगे, आपको कहना है कि डायलॉग। इसके साथ साथ रेफरेंस, तो रेफरेंस क्या है, हमने देखा ना गंगा वाटर ट्रीटी है और इंडस वाटर ट्रीटी है, कि ये हमारे रेफरेंसेस बन सकते हैं, है ना, ऐसे करके आप लिखोगे। फिर आप बोलोगे कि आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल कमिटीज़ बना सकते हैं हम, है ना, एंड पीरियोडिक रिवीजन हो सकती है ट्रीटी की बेस्ड अपॉन द फ्लो ऑफ वाटर। इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि क्या कहते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो कि म्यूचुअली बेनिफिट करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच बेनिफिट्स बोथ द पार्टीज म्यूचुअली, ऐसे करके आपको बातें लिखनी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमको ट्रेड बैरियर्स देखने हैं, वे फॉरवर्ड और क्या है, राइजिंग चाइनीज़ फुटप्रिंट। चलो ठीक है, ये नेक्स्ट में कर लेंगे। हमने हमने एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क देख लिया
And when we meet in the next video, we are going to continue with the same topic.